स्टडी 10+2 में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हाई स्कूल में हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कोई कहीं से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। और जो हाई स्कूल में अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी चुने हुए हैं तो उनके लिए, साइंस वर्ग के छात्र छात्र हैं तो उनके लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो कि आपका फर्स्ट अध्याय चल रहा है, मानव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसके अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और सारी जो आपके निचोड़ हैं इसी में से आपको मिलते जाएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि अपने आप को टॉपिक देखते जाइए और अपने आप को मजबूत करते जाइए। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस तरीके से जो वीडियो बनाई जा रही है वो आपको भविष्य में ही नहीं बल्कि पूरे लाइफ के लिए आपके लाभदायक होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना जो चयनित सब्जेक्ट है ज़रूर पढ़ें। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि अपना जो सबसे ज़्यादा, यानी कि बात करें जो 10th में है, उनके लिए नंबर बनाने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने वीडियो का मनपसंद लाभ उठाएं और अपने क्लासेस, जो आपकी क्लास है उसका आनंद उठाएं। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं आपकी क्लास की तरफ। क्या है आपका आज का टॉपिक में होगा आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका, इसमें आज हम बताएंगे यकृत क्या है। चलिए दोस्तों चलते हैं आपके, ये रहा आपका यकृत यानी लीवर। सबसे यहाँ पे आपको बताएंगे हम कि यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग यानी 1.5 किलोग्राम है, 1.5 किलोग्राम का होता है। यकृत उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है, और मनुष्य के यकृत यानी 3 पालियाँ होती हैं। यकृत के पिंड अनेक बहुभुजीय पिंडकों से बने होते हैं, जिन्हें हम ग्लिसिन संपुट कहते हैं। ग्लिसिन अब संपुट कैप्सूल क्या है कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। इसमें ये आपका यकृत है, ये आपका जो छोटा छोटा ये पित्ताशय हो गया आपका, ये बाईं है जो बाएं पिंड होता है जिसे हम अलिंद बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद में आता है पित्ताशय वाहिनी, ये आपका पित्ताशय वाहिनी है। अग्न्याशय आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो पित्त नलिका है यानी कि जो यहाँ से पित्त बनती है नलिका, ये आपकी आ रही है। उसके बाद में फिर अग्न्याशय नलिका आपकी ये रही, और ग्रहणी जो आपका होता है दोस्तों ये रहा। उसके में फिर बायां पिंड हो जाता है ये आपका। तो यही आपका यानी कि मनुष्य का जो पित्ताशय है तथा अग्न्याशय, यकृत और तीनों में आपके इसी में आपके कैसे बनाए गए, ये आपका फिगर है। इस तरीके से आपका फिगर बनता है। और यकृत पिंडक यानी कि यहाँ से आपका आता है कि यकृत यानी पिंडक यकृत कोशिकाओं से बने होते हैं। यकृत कोशिकाओं में से पित्त यानी कि बाइल स्रावित होता है, और पित्त पित्ताशय में यकृत एकत्र होता रहता है और आवश्यकता अनुसार स्रावित होता रहता है। पित्त में कोई पाचन विकार नहीं होता है, फिर भी यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपको बताएंगे यहाँ पे कि यकृत का कार्य यानी फंक्शन ऑफ लीवर। यकृत के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है यथा। अब यहाँ पे है पहला आपका आता है दोस्तों कि पित्त का स्राव यानी कि यानी कि क्या क्या आपका सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। यकृत पित्त का श्रावण करता है। यह एक क्षारीय द्रव है जिसमें पित्त यानी कि लवण, कोलेस्ट्रॉल, लेसोथिन तथा पित्तवर्धक होते रहते हैं। पित्त रस पहला तो आपका आता है अमाशय के लिए भोजन का क्षारीय बनाता है। जो अमाशय है वो आपका भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा आपका आता है इसमें वसा के जो एमिलिबल्सीकरण में सहायक होता है, इमल्सीकरण में क्या होता है, सहायक होता है वसा। तीसरा आपका आता है भोजन को लड़ने से रोकता है यानी कि भोजन को सड़ने से रोकता है। फिर चौथा आपका था दोस्तों हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो हानिकारक होती है जीवाणु जो हमारे शरीर में यानी कि यकृत में और पित्ताशय में जो हमारे हैं जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु, उनको नष्ट करती है। फिर पांचवा आपका आता है पित्तवर्धक लवण तथा उत्सर्जी पदार्थों को यकृत से बाहर ले जाने का कार्य करता है। फिर छठा आपका था दोस्तों आहार नाल में क्रमांकुचन गति को उद्दीपित करता है। क्या करता है, उद्दीपित करता है। फिर दूसरा आपका आता है कि ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का यानी कि संचय यानी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसमें आपका क्या होता है कि स्वांगीकरण के कारण
यानी कि स्वांगीकरण के समय जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। यानी कि कब बदल देती हैं? जब आपके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जब रुधिर में आपके ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो कोशिकाएं जो है वो ग्लूकोज को क्या करती है? ग्लाइकोजन में क्या करती है? चेंज कर देती हैं। और इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे तीसरा आपका देखा है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है। इस क्रिया यानी कि इस क्रिया के अंतर्गत जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जब रुधिर में आपके ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो संचित यानी कि ग्लाइकोजन पुनः क्या करता है? फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यही आपका होता है कि ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोजोनालाइसिस जो होता है, यही आपका होता है। ये ग्लूकोज से आपका किस में? रुधिर में बदल जाता है, यानी कि ग्लूकोज को यानी कि ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर चौथा आपका आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस क्रिया के द्वारा कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर अमीनो अम्ल तथा वसीय अम्लों आदि में ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। अमीनो अम्ल तथा वसीय अम्लों में क्या करती हैं? ये क्या करती हैं दोस्तों? ग्लूकोज का निर्माण कर लेती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आपका आज का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वसा एवं विटामिन का संश्लेषण एवं संचय, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट एंड विटामिन। यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को वसा में भी बदल सकती हैं, यानी कि जो यकृत कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को वसा में बदल सकती हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है यह वसा वसीय ऊतकों यानी कि क्या होता है? एडिपेस टिश्यू के में संग्रह के लिए पहुंचा दी जाती है। इसी प्रकार विटामिन का भी संश्लेषण हो जाता है। फिर छठा आपका आता है दोस्तों कि अकार्बनिक पदार्थों का संचय, स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि यकृत द्वारा अकार्बनिक पदार्थ संचित किए जाते हैं। फिर आपका आता है अग्न्याशय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका आता है। फिर आपका टॉपिक यानी अग्न्याशय। इसके पहले मैंने आपको पित्ताशय में वो बताया था क्या? यकृत के बारे में। अब आपको बताएंगे यहाँ पे अग्न्याशय की कहते हैं पेनक्रियास। क्या कहते हैं? पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या आता है आपका? यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स ग्लैंड होती है। इसका बहिस्राव भाग जो होता है यानी कि एक्सक्राइन पार्ट जो होता है वो अग्न्याशयिक रस यानी कि क्या होता है? पैनक्रियास्टिक जूस स्रावित होता है, वो यानी कि स्रावित करता है। इसका अंतःस्राव विभाग यानी कि एंडोक्राइन पार्ट जो है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं। इनमें हार्मोन स्रावित होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय में भाग लेते हैं। संरचना के दृष्टिकोण में यह छोटे छोटे अनेक पिंडकों यानी कि लेबल्स की क्या होता है? लेबल्स की बनी होती हैं तथा इन पिंडकों की कोशिकाएं घनाकार एवं स्रावी यानी कि क्या होते हैं? सेक्रेटरी होती हैं। पिंडकों के मध्य स्थान लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो समूह के रूप में पाई जाती हैं, ये आपका क्या होता है? पैनक्रियास होता है। अब आपको बताएंगे जो यानी अग्न्याशय के कारण फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। अग्न्याशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? आइए आपको बता। दोस्तों पहला आपका आता है अग्न्याशी यानी कि अग्न्याशयी रस का श्रावण, यानी कि क्या होता है? सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियास्टिक जूस, यानी अग्न्याशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्न्याशयी रस स्रावित करती हैं। इस रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्रमशः प्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के पाचन में सहायक होते हैं। कहाँ होती हैं आपका? यानी कि ट्रिप्सिन आपका होता है एंजाइम, यानी कि काइमोट्रिप्सिन आपका क्या होता है? जो प्रोटीन होता है, और लाइपेज एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा लाइपेज जो होता है क्या होता है आपका? वसा, यानी कि पाचन में सहायक होते हैं। और ये आपका जो अग्न्याशय के अनुप्रस्थ काट आवर्धित दृश्य है। इसमें क्या है आपका? इसमें जो ये छोटे छोटे छिद्र आपके दिख रहे हैं ये वाले, इसको हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं।
और जो ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये जिसमें आपके ये बने हुए हैं, ये किनारे किनारे, ये किनारे किनारे सा, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं पिंडक की स्रावी कोशिकाएं। जो यहाँ पे आपको ये सारे जो दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लैंगरहंस की द्वीपिकाएं, और जो इसके बीच में हमारे हैं, इसको कहते हैं हम पिंडक की स्रावी। और जो ये बने हैं कुछ इस तरीके से गोल गोल में, इसको हम कहते हैं पिंडक। और सीधा सी बात, जो ये आपका है, जो ये आ रहा है आपका, इसे हम कहते हैं क्या, गुहिका। और उसके बाद में फिर आपका आएगा रुधिर वाहिनियाँ। कौन सी हैं, जो इसके छोटे छोटे लंबे लंबे से इस तरीके से बने हैं, ये आप क्या होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ। और इसमें आपका संयोजी ऊतक कौन सा है, संयोजी ऊतक जहाँ पे आप लोग छोटे छोटे से ये छिद्र आपके दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका है संयोजी ऊतक। तो ये आपका अग्न्याशय का अनुप्रस्थ काट का आवर्धित दृश्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका फिगर है। इसमें आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में कि अग्न्याशय की अनुप्रस्थ काट को दर्शाइए और इसके कार्य बताइए। तो बहुत ही अच्छा बात है। तो जो ये अग्न्याशयी रस है, यही आपका कार्य हो जाते हैं, और ये आपके जो ड्रेस है यानी अनुप्रस्थ काट का, ये आपके फिगर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का, और काइमोट्रिप्सिन का होता है क्या, इसके क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का। और एमाइलाइज का क्या होता है आपका, सॉरी मैं आपको थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, यानी कि जो ट्रिप्सिन का होता है वो एंजाइम का कार्य करता है, क्राइमोट्रिप्सिन का आपका प्रोटीन का काम करता है, एमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है, और लाइपेज का क्या होता है, क्या होता है, वसा का होता है। तो ये चार आपके जो एंजाइम्स दे रखे हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं, और अलग अलग तरीके से ये अपना कार्य को निभाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करेंगे आपके, ये तो आपका पहले का ही फिगर है, यानी कि अनुप्रस्थ अग्न्याशय का अनुप्रस्थ काट। दूसरा आपका आता है हार्मोन्स का श्रावण। अब हार्मोन्स का श्रावण कैसे होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। यहाँ पे आपका देखा अग्न्याशय यानी कि अग्न्याशय की लैंगरहंस की द्वीपिकाएं को बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं को यानी कि ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। एंजाइम्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इंसुलिन और क्या होता है आपका ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करते हैं, और जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आपका सारणी पे आपको बताएंगे इसमें कि विभिन्न पाचक रस, उनके एंजाइम तथा कार्य। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, और ये सबसे ज़्यादा आपके एक एक पॉइंट पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं। तो आपका आता है डिफरेंट डाइजेस्टिव चूइस दियर एंजाइम्स एंड फंक्शन। बहुत ही अच्छा है, और एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें तभी समझ में आएगा जब आपको ध्यान से समझ में आएगा, पढ़ेंगे इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। आपका आता है पहला पाचक ग्रंथि के नाम, दूसरा आपका आता है पाचक रस का नाम, तीसरा आपका आता है एंजाइम और इसका कार्य क्षेत्र, और फिर आपका होता है भोजन जिसको पचाता है। अब पहला आपका आता है पॉइंट, पहला आपका लार ग्रंथियाँ। पाचक रस का नाम में क्या आता है आपका लार, एंजाइम क्या होता है इसमें टाइलिन, यानी कि टाइलिन क्या होता है मुख गुहा में, और ये क्या कहता है इसको भोजन, इसका भोजन में कार्य क्या होता है, ये मंड करता है। यानी कि लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, पाचक ग्रंथि का नाम जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, ये पाचक रस का क्या नाम लार होता है, और टाइलिन एंजाइम होती है, और कार्य क्षेत्र जो होता है इसका मुख गुहा का होता है, और इसके जो भोजन में जिसको पचाता है इसको मंड को पचाता है। फिर दूसरा आपका था दोस्तों जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ जो ग्रंथि का नाम है, और जठर रस है जो इसका पाचक रस का नाम है। उसके अंदर एंजाइम इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये आपके एंजाइम्स होते हैं, और कार्य क्षेत्र में ये अमाशय में काम करते हैं। इसका जो काम है यानी कि भोजन में जिसको पचाता है प्रोटीन्स, दूध प्रोटीन और केसीन यानी वसा, ये तीनों चारों चीज़ में यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना कार्य दर्शाता है। तीसरा आपका आता है यकृत। अब यकृत का, ये तो आपकी ग्रंथि हो गई यकृत, और इसके जो पाचक रस का नाम है उसका नाम क्या है दोस्तों, इसमें आपका यकृत में पित्त रस होता है। क्या होता है दोस्तों, पित्त रस होता है। उसके बाद में आपका एंजाइम इसमें कोई सा ना है, और ये आपका कहाँ किस क्षेत्र में कार्य करती है, ग्रहणी में काम करती है।
और इसका भोजन जिसको पचाता है ये वसा को क्या करती है, इमल्सीकरण करती है। अब बात करेंगे आपके अग्न्याशय, चौथा कोष, चौथा पॉइंट आपका क्या है, अग्न्याशय। अग्न्याशय रस पाचक का नाम होता है। और आपको हम बता दें दोस्तों, ये कहाँ कहाँ काम करती है, ट्रिप्सिन में काम करती है, एमाइलेज में काम करती है और लाइपेज में काम करती है। ये तीनों के क्षेत्र ग्रहणी का है, यानी किसका क्षेत्र, ग्रहणी का। और किस किस चीज़ में ये काम करती हैं, पहला तो आपका ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन मंड तथा ग्लाइकोजन में काम करती हैं। उसके बाद में फिर ये वसा में काम करती। ये तीनों आपके जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ काम करती हैं, ये प्रोटीन मंड फिर तथा ये आपको ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में और फिर वसा में। फिर पांचवा आपका आता है आंत्र ग्रंथियाँ, यानी कि ये कहाँ पे आती है, आंतरस में। उसके बाद में ये कहाँ काम करती है, इरेप्सिन। इसका क्या होता है एंजाइम, इसका इरेप्सिन होता है। ये किस काम कहाँ काम करती है आपका, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, छोटी आंत्र में काम करता है। और इसका जो मेन पॉइंट क्या होता है, यानी भोजन में पचाते हुए किसका काम होता है, ये प्रोटीन के अधपचे अवयव को रोकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद में फिर आपका आंत्र ग्रंथिया में ही आपका माल्टेज है, छोटी आंत्र में ही काम करता है, ये माल्टोज के रूप में इसका कार्य है। लैक्टोज जो आपका एंजाइम्स है वो क्या छोटी आंत्र में काम करता है, लैक्टोज की कमी को दूर करता है, लैक्टोज को पचाता है। सुक्रोज क्या है दोस्तों, छोटी आंत्र में सुक्रोज को देखता है। और लाइपेज जो होता है वो दोस्तों आपका वसा देखता है। तो इस तरीके से जो आंत्र ग्रंथियाँ हैं ये सबसे आपका महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा टॉपिक में आपका ये पूछा जाता है कि आंत्र ग्रंथियों में कौन कौन से आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये आपके इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रोज, लाइपेज, ये आपकी ग्रंथियाँ के अंतर्गत ये क्या होता है आपका, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसका कार्य क्षेत्र है छोटी आंत्र। ये कहाँ काम करती है, छोटी आंत्र में। फिर नेक्स्ट टॉप पॉइंट है आपका श्वसन तंत्र, यानी कि क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपका आता है इसमें कि श्वसन जीवन एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। वास्तव में श्वसन जीवन की ज्योति जो जन्म के समय बदलती है, यानी कि क्या होती है, बदलती और जीवन भर जलती रहती है और मृत्यु के समय ही बुझती है। इस एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा श्वसन तंत्र में कि श्वसन जीवन की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया, यानी श्वसन है जो जीवन की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। वास्तव में श्वसन जीवन की ज्योति को जन्म के समय जलती है और जीवन भर जलती रहती है और मृत्यु के समय ही बुझती है। इस प्रकार सभी जीवों में श्वसन क्रिया सदैव होती रहती है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, या एकाकोशिकीय या अत्यधिक जटिल बहुकोशिकीय हो, जंतु हो या पौधा, श्वसन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। आपने पढ़ा है कि जीव को सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव श्वसन यानी कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा खाद्य पदार्थ के अवयवों को ऑक्सीकृत करके इस ऊर्जा को प्राप्त करता है। इस क्रिया को तेज करने के लिए, अधिक लाभकारी बनाने के लिए तथा कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध क्या होता है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है। इन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए प्राणियों में आवश्यक श्वसन अंग होते हैं जो मिलकर श्वसन तंत्र यानी कि क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। यही होता है आपका श्वसन तंत्र। फिर आपका सामान्यतः श्वसन को पर्यावरण से वायु अंदर लेना तथा बाहर निकालना समझाता है, जिसको हम कहते हैं O2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। किंतु यह श्वसन की एक अवस्था होती है, इसे हम कहते हैं श्वासो यानी क्या, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास, या सामान्य भाषा में सांस लेना कहते हैं। वास्तविक श्वसन तो कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं और जिसमें ग्लूकोज जैसे अणु को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा निष्कासित की जाती है। यह क्रिया सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब किसी कार्बनिक यौगिक को जलाया जाता है तब भी ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो इस तरीके से आपका
क्या रहा, श्वास के बारे में थोड़ा बहुत बताया, उसके हमने श्वसन तंत्र के बारे में बताया। तो दोस्तों ये रही आज का आपका ये टॉपिक, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका आज के लिए। इसमें ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, श्वसन तंत्र, उसके बाद में श्वास, यकृत, फिर उसके बाद में फिर आपका होता है भोजन में कौन कौन से आपके एंजाइम से पचाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आज के मुख्य टॉपिक रहा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है एंजाइम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में फिर आपको हम बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अतिरिक्त आपको जो हाई स्कूल 9th 12th में आप साइंस वर्ग के छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही आज की। तो ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक आप लोग ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि इसमें से आपके कुछ टॉपिक अभी बच रहे हैं जो कि अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर कराऊंगा, और अगली वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से ये आपका चैप्टर क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, मैं अगली वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों।